हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। कोरोना की दूसरी लहर शहरों से होते हुए अब गांव तक पहुंच रही है। गांव के गांव कोरोना की चपेट में आते जा रहे हैं। ऐसे में गांव के लोग अपनों को छोड़कर छोटे छोटे शहरों में भाग रहे हैं। ये ऐसा लग रहा है जैसे कि हालात अब बहुत बद से बदतर होते हुए चले जा रहे हैं। बड़े शहरों के साथ साथ अब छोटे शहरों में अस्पतालों के बेड्स और ऑक्सीजन की कमी की खबरें आने लगी हैं। मध्य प्रदेश के विदिशा में ऐसे ही एक परेशान करने वाली तस्वीर है जो अभी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। पेड़ों के नीचे खेत के बीच में मरीजों का इलाज चल रहा है क्योंकि अस्पताल नहीं है। किसी के पेट में दर्द की शिकायत है, किसी को खांसी है, बुखार आ रहा है लोगों को। कई लोग ऐसे हैं जिनको कोरोना के सिम्टम्स जरूर हैं, लेकिन अस्पताल के बजाय इन सब मरीजों का इलाज खेत के बीच में चल रहा है और ये सब कुछ तस्वीरों में आपके सामने है। इसके साथ साथ जगह जगह पर दवा का ढेर लगा हुआ है, मल्टीविटामिन्स, बुखार के टैबलेट्स, उसके साथ साथ सलाइन के ड्रिप्स, ये सब कुछ है। हमारे संवाददाता हमें बता रहे हैं कि वर्धा गांव में इस तरह की तस्वीरें बहुत ही आम हैं। कई लोग इस तरह की बीमारी की शिकायत को लेकर पहुंच रहे हैं और खेत में छोटे से छोटे क्लिनिक का संचालन करने वाले इस तरह से इलाज कर रहे हैं। क्या यह इलाज वाकई में हिंदुस्तानियों का होना चाहिए? इसके साथ ही एक और आपको तस्वीर दिखाते हैं मध्य प्रदेश के रतलाम की। यहां लोगों को अस्पताल के बाहर अपना इलाज करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। रतलाम में अस्पताल के बरामदे में बेड लगाकर मरीजों का इलाज किया जा रहा है और यहां पर मरीजों को बरामदे में ही ऑक्सीजन भी दिया जा रहा है। ये हम आपको छोटे शहरों और हिंदुस्तान के गांव की स्थिति दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के गांव में कोरोना बेकाबू रफ्तार से तेजी आगे बढ़ती चली जा रही है। आप ये ग्राफिक अभी आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि देखिए क्या स्थिति है। मेरठ में अब तक 15 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। गौतम बुद्ध नगर में 12 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। झांसी में 12 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। बीते 24 घंटे का आंकड़ा है जो कि उत्तर प्रदेश का हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। इसके साथ साथ बुलंदशहर में बीते 45 दिन में 28 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। गाजीपुर में 15 दिनों में 16 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। बलिया में प्रतिदिन 150 से ज्यादा लोगों को श्मशान में उनके अंतिम संस्कार के लिए पहुंचाया जा रहा है। क्या यह आंकड़े आपको डराते नहीं है, बौखलाते नहीं? वाराणसी में बीते 30 दिन में 70 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। आगरा में भी मृत्यु का आंकड़ा हमने आपके सामने रखा। इस तरह से आंकड़े लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं और अब सबसे बड़ा सवाल यह उठने लगा है कि क्या अब गांव गांव पहुंच गया है कोरोना? ऐसा नहीं है कि ऐसी तस्वीरें किसी और राज्य की नहीं है। गांव से तेजी से होता हुआ कोरोना अब लगातार छोटे छोटे जगहों तक अपने पैर पसारता हुआ चला जा रहा है। सुविधाओं का बड़ा अभाव है, डॉक्टर नहीं है, अस्पताल नहीं है और सबसे बड़ी बात यह है कि बीमार को नहीं पता कि वो किस तरह से अपना इलाज कराए। आप किसी भी राज्य की बात कर लीजिए, चाहे वो किसी भी पार्टी की सरकार वहां क्यों न हो, स्थिति बदतर है और इस मुद्दे पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं प्रेम शुक्ला जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, रागिनी नायक जी, कांग्रेस की प्रवक्ता, घनश्याम तिवारी जी, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, और अजय आलोक, नेता हैं जेडीयू के। आप सबका स्वागत है। सबसे पहला सवाल प्रेम शुक्ला जी मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये जो आंकड़े अभी मैंने प्रस्तुत किए, तस्वीरें आपको दिखाई, मैं किसी राज्य सरकार की चर्चा नहीं कर रहा, लेकिन ये तो बताइए कि केंद्र में सरकार होते हुए, सब कुछ संभालने की बात करते हुए आज स्थिति बड़ी गंभीर है। कैसे बचाएंगे आप गांव वालों को? निश्चित तौर पर स्थिति बहुत भयावह है। हम हर गांव तक जो है मरीजों को इलाज की व्यवस्था कर सकें, उनको दवाएं पहुंचा सकें और जो गांव में मरीज हैं उन मरीजों में जो गंभीर मरीज होते हैं उन गंभीर मरीजों को हम अस्पताल तक पहुंचा सके, उनको ऑक्सीजन की सर्विस मिल सके, उनको आईसीयू की सेवा मिल सके। इस बारे में हर राज्य सरकारें निश्चित तौर पर प्रयास कर रही हैं। उसको और बेहतर करने की आवश्यकता है ताकि लोगों का प्राण। तो राजीव शुक्ला जी, आपकी आवाज़ थोड़ी बीच में कट गई, तो यही सवाल अब लेकर मैं रागिनी जी के पास पहुंचूं। रागिनी जी, राजस्थान सरकार ने अभी एक सैंपल सर्वे कराया और पाया कि ग्रामीण क्षेत्रों में तकरीबन 7 लाख संक्रमण के मामले हैं। यानी कि राजस्थान सरकार को भी पता है कि वहां पर स्थिति कितनी गंभीर हो चुकी है और ग्रामीण क्षेत्रों में क्या कर रही है सरकारें? अजय जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बात स्पष्ट कर देना चाहती हूँ और कहीं ना कहीं ये बात बहते हुए पानी की तरह साफ भी है कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी जनप्रतिनिधियों की होती है, जिनको चुनकर सत्ता पर जनता बिठाती है, चाहे वो राज्य सरकार के हों या वो केंद्र सरकार के जनप्रतिनिधि। लेकिन खास तौर से जब साल भर से देश में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगा हो, यानी कि कोरोना प्रबंधन से जुड़े हुए सभी बड़े निर्णय लेने का अधिकार केंद्र सरकार के पास हो, तो मैं कहूंगी कि पहली जिम्मेदारी केंद्र सरकार की आती है। जरूर ये बात भी छुपी हुई किसी से नहीं है कि हेल्थ जो है वो स्टेट
सब्जेक्ट होता है तो प्रबंधन की जिम्मेदारी आ जाती है। पर आज आप देखिए कि जो मौतें हो रही हैं भारत में कोरोना संक्रमित लोगों की, वो सिर्फ कोरोना की वजह से नहीं हो रही, वो इस वजह से हो रही है क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई सुचारू रूप से सभी प्रदेशों के पास नहीं है। वो इसलिए हो रही है क्योंकि रेमडेसिविर जैसी दवाइयां उपलब्ध नहीं हो पाई थी। वो इसलिए हो रही है क्योंकि बहुत हद तक जिस तरीके का स्वास्थ्य का इंफ्रास्ट्रक्चर हमें चाहिए था देश में, वो आज कहीं पर उपलब्ध नहीं है। और आपने बिल्कुल सही सवाल उठाया कि अगर वो शहरों में, जहां पर हम ये मानते हैं कि ज्यादा विकास के कार्य हो चुके हैं, वहां पर अगर उपलब्ध नहीं है तो गांव में कैसे होगा, हम लोगों की जान कैसे बचाएंगे? रागिनी जी, आपने अपनी शुरुआत में कहा, मैं क्षमा चाहता हूं मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, लेकिन आपने अपनी शुरुआत में कहा कि केंद्र सरकार की पहली जिम्मेदारी बनती है, लेकिन केंद्र सरकार की जिम्मेदारी तो गाइडेंस की ज्यादा है ना। राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है स्वास्थ्य पर ध्यान देना। क्या राज्य सरकार अपनी बुनियादी जिम्मेदारी से भी कन्नी काट सकती है? मैं आपको एक उदाहरण देकर बताती हूँ, क्योंकि अजय आलोक जी बैठे हैं। बिल्कुल कोई राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारी से कन्नी नहीं काट सकती, लेकिन महाराष्ट्र सरकार, जिस महाराष्ट्र में बहुत बड़ा विस्फोट हुआ कोरोना का, और उसको नियंत्रित करने के लिए महाराष्ट्र ने बहुत कोशिश की, जिसके कारण आज एक मोदी जी ने भी नाम लिया कि भाई जो महाराष्ट्र का मॉडल रहा है कंटेनमेंट के मामले में, उसकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए। महाराष्ट्र और बिहार की जनसंख्या लगभग बराबर है, 13-14 करोड़ के करीब। महाराष्ट्र ने 1,66,00,000 लोगों को वैक्सीनेट किया है, जहां पर बिहार 74 लाख लोगों को वैक्सीनेट करवा पाया है। तो हाँ, अगर आप ये कहेंगे प्रबंधन के मामले में इस तरीके का डेटा भी सामने आएगा कि कुछ राज्य सरकारों ने बहुत मुस्तैदी से काम किया। जैसे राजस्थान सरकार को केंद्र सरकार ने कहा था 4 ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए, आज वहां पर 24 ऑक्सीजन। तो यानी कि आप ये कह रहे हैं कि कुछ सरकारें अपना काम ठीक तरीके से नहीं कर रही। आपने अजय जी का नाम लिया, तो मुझे लगता है कि अजय आलोक जी को इसका जवाब देना चाहिए। अजय जी प्लीज। आप बीच में टोक रहे हैं, 1 मिनट पूरा कर लेने दीजिए। छत्तीसगढ़ सरकार 2707 मैट्रिक टन ऑक्सीजन दूसरे प्रदेशों की मदद के लिए पहुंचा चुकी है, लेकिन केंद्र सरकार की प्राथमिकताओं पर सवाल उठेगा अगर राजा का महल बनाने के लिए 20,000 करोड़। नहीं, बिल्कुल हम आएंगे इस मुद्दे पर। रागिनी जी, आपने अपने बात को बहुत अच्छे तरीके से रखा है। अजय आलोक जी को इसका जवाब देने दीजिए। अजय आलोक जी, बिहार में जिस तरह से कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, उसके ऊपर कांग्रेस पार्टी नुक्ताचीनी भी कर रही है और आप पर सवाल भी उठा रही है। अजय आलोक जी। नहीं, देखिए, मैं संक्रमण के दौरान ये आपसी तू मैं और बहस में विश्वास नहीं रखता हूँ। पिछले 25 दिन से मैं खुद मरीजों को देख रहा हूँ, खुद काम कर रहा हूँ, इसलिए ये बहस मैं करूंगा इससे 10 दिन के बाद, जब हम पीक से नीचे उतरेंगे। लेकिन एक बात बता दूं, रागिनी जी बोल रही हैं बिल्कुल, लेकिन थोड़ा सा शीशा देख लेती रागिनी जी। ये इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर किसकी जिम्मेदारी थी? ये मोदी जी की जिम्मेदारी थी इसी पिछले 6 वर्षों में। अगर ऐसा है तो मुझे लगता है कि मोदी जी ने तो बहुत अच्छा काम किया, वाजपेयी जी ने भी बहुत अच्छा काम किया अपने 5 वर्षों में, क्योंकि 15-21 एम्स दे दिए कम से कम, जो आज जान बचा रहे हैं। लेकिन बाकी के 70 वर्षों में 11 वर्ष निकाल दीजिए, 59 वर्ष बचते हैं, मात्र 2 एम्स आए देश में। ये होता है इंफ्रास्ट्रक्चर का हाल। कुछ बोलने के पहले, 1 उंगली उठाने के पहले 4 उंगली आप पे पड़ेगी। इसलिए बेहतर है ये नुक्ताचीनी छोड़ के आज जान कैसे बचाया जाए उस पर थोड़ा बहस हो जाए। बिहार को आपने कहा सिर्फ 74 लाख वैक्सीन, फिर गलत डेटा। आज की तारीख में बिहार में 85 लाख से ऊपर वैक्सीन हो चुके हैं। आप गलत डेटा मत दीजिए ना। आप महाराष्ट्र और बिहार को मैं कंपेयर ही नहीं कर सकता हूं, क्योंकि महाराष्ट्र एक विकसित स्टेट है, बिहार डेवलपिंग स्टेट है। हमने 15 साल से हम सत्ता में हैं, हमारी जिम्मेदारी है, तब भी हम पूरा काम नहीं कर पाए। मैं तो मान रहा हूँ खुल के, मैं तो खुल के मान रहा हूँ। मैं आपकी तरह शेख ही नहीं बगाड़ रहा हूँ। 1 मिनट बीच में मत बोलिए रागिनी जी ना, बीच में क्यों बोल रही है? अपनी बात कहिएगा, बीच में बोलने का क्या मतलब? मैंने आपको नहीं टोका था ना। मैं कह रहा हूं कि मैं कोई शेखी नहीं बगा रहा हूं। 15 साल से हम सत्ता में हैं, लेकिन हम भूल के क्या, मैं कहता हूं नहीं है हमारे पास एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर कि गांव में अगर इस तरह की महामारी फैले तो हम कंट्रोल कर पाएंगे। प्रेम शुक्ला जी कह रहे थे कि गांव में हम प्रयास कर रहे हैं, वेंटिलेटर का प्रयास कर रहे हैं ये लेने का, लेकिन आप ईमानदारी से इस पैनल में बैठा हुआ एक भी व्यक्ति बता दे, क्या किसी राज्य में, महाराष्ट्र सबसे विकसित राज्य है, केरल हो गया, यूपी हो गया, तमिलनाडु है, किसी राज्य में ये इंफ्रास्ट्रक्चर है कि हर गांव में आईसीयू पहुंचा दे, हर गांव में आप मरीज को देख लेंगे? नहीं कर सकते हैं आप, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। इसी के लिए तो इसको पैंडेमिक, महामारी कहते हैं। हमें प्रयास करना है कि आपसी कलेक्टिव एफर्ट से एक दूसरे पे उंगली उठाने की जगह मिलजुल के इसको कितना कंटेन कर सकें। अजय जी, मुझे भी बिल्कुल चिल्लाएं तो बीजेपी तो सपा, इसका क्या मतलब है? ये तो हर साल भर हम करते रहते हैं। अजय जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल यहाँ उठाया। घनश्याम जी भी हमारे साथ हैं, तो एक छोटा जवाब मैं उनसे भी ले लूं। घनश्याम जी, समाजवादी पार्टी ने भी उत्तर प्रदेश में अपना शासन चलाया, लेकिन क्या आप
इस बात का वाकई में पुष्टि कर पाएंगे जो अभी अजय जी ने उठाया? क्या तमाम गांवों में आईसीयू की सुविधा है? क्या जिला अस्पताल में भी आईसीयू की सुविधा है? और अगर नहीं तो क्या सिर्फ एक पार्टी पर इसकी जिम्मेदारी थोपी जा सकती है? देखिए अजय जी, आज के समय में जब देश में गांव-गांव, शहर-शहर चिताएं जल रही हैं, तो सवाल ये नहीं है किस पार्टी की जिम्मेदारी है, सवाल ये कि किस संस्था की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार में कौन है? केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री हैं। जब इतने बड़े पैमाने पर महामारी है तो सबसे अग्रणी भूमिका केंद्र सरकार की होती है। और अगर 1 मार्च को देश में कोरोना से मरने वाले लोगों की संख्या 106 थी और कोरोना से संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या 15,000 थी, और आज अगर प्रतिदिन 4 लाख संख्या आ रही है और छुपे छुपाए आंकड़े में भी 4,000 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो रही है, तो 1 मार्च से आज 11 मई तक क्या बदला? किसने बदला? 1 मार्च से अभी तक प्रधानमंत्री कहां दिखाई दे रहे थे? ऐसी स्थिति में भी क्या देश के प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? देश के गृह मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? इन लोगों ने 1.5 महीने तक बंगाल में जाकर केवल चुनाव में भाग लिया और कोई ऐसा फॉरवर्ड प्लानिंग नहीं किया। ना अगर अजय आलोक जी अपनी जिम्मेदारी फेंक रहे हैं किसी और के ऊपर, अजय आलोक बताएं कि बिहार में जो एक्सपर्ट कमिटी है, इस 2-1.5 महीने में ये लोग कहां थे? उन्होंने क्या आवाजें उठाई? इस 1.5-2 महीने में जो आर फैक्टर होता है, संक्रमण की दर होती है, लगातार बढ़ रही थी। ऐसा कोई आंकड़ा नहीं है जो आपको ये नहीं बताया कि महामारी फैलने वाली है। रही बात की सरकारें आज क्या कर रही हैं, आप ये नहीं कह सकते सरकार में बैठ करके, चाहे आपकी जो भी पार्टी हो, कि जब गंगा में, बक्सर में लाशें तैर रही हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि 70 साल में क्या हुआ। आज आप क्या कर रहे हैं, कल आप क्या करेंगे? अजय आलोक जी, मुझे लगता है कि इसका जवाब आप दें ताकि उसके बाद मैं प्रेम शुक्ला जी के पास चलूं। अजय आलोक जी प्लीज, इसका जवाब आपका बनता है। घनश्याम जी को भी घनश्याम जी प्लीज पहले जवाब सुन लीजिए, हम मुद्दे पर चलेंगे, हम सबको मौका मिलेगा एक दूसरे की बात सुनने और कहने का। अजय जी प्लीज। घनश्याम जी को भी याद दिलाना चाहूंगा क्योंकि बिहार से ही हैं, इनके लिए सुखद खबर है कि हमारा आर फैक्टर, संक्रमण फैक्टर जो 16.8% अभी तक मैक्सिमम गया है, आज की तारीख में वो घट के 10.1% आ गया है। और हमारा प्रयास है कि अगले 1 सप्ताह में इसको 5% के नीचे लाएं, तब हम कह सकते हैं कि पैंडेमिक कंट्रोल में। मैं नहीं कह रहा हूं कि पैंडेमिक कंट्रोल में घनश्याम जी, आज की सरकारें बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल हैं और जो सरकार में होता है उसकी जिम्मेदारी है। और आज इसीलिए केंद्र सरकार हो चाहे कोई भी राज्य सरकार हो, मैं तो विपक्षों की भी सरकार की तारीफ करता हूं। महाराष्ट्र ने इतना अच्छा काम किया है। हर राज्य सरकार या हर केंद्र सरकार कभी नहीं चाहती है कि मौतें हों। यहां विपक्ष की तरफ बैठ के सिर्फ ताली मत बजाइए। अगर आज अखिलेश जी मुख्यमंत्री होते उत्तर प्रदेश के, तो कभी नहीं चाहते कि गंगा में लाश तैर के बिहार जाए, ठीक है ना, और अगर उत्तर प्रदेश में मौतें हों। कोई मुख्यमंत्री नहीं चाहता है, चाहे वो विपक्ष का हो चाहे सत्ता पक्ष का हो, कि उसके यहां मौतें हों। ये पैंडेमिक है, एक्सेप्टेड। आपको लड़ना पड़ेगा इससे। सिर्फ सरकार पे उंगली उठा देने से पैंडेमिक खत्म हो जाए तो दिन भर वही काम कीजिए ना, फिर बाकी कोई और काम करने की जरूरत क्या है? कांग्रेस पार्टी जरा देख ले राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उसमें क्या हो रहा है, पंजाब में क्या हो रहा है। आप तुरंत केंद्र, अरे केंद्र ही की सब जिम्मेदारी है, तो एक काम कीजिए ना, सारे सरकारों को बोलिए इस्तीफा। रागिनी जी इसका जवाब दें आप। राज्य सरकार, रागिनी जी अजय जी के सवालों का जवाब दें प्लीज। देखिए, केंद्र सरकार जब वैक्सीन पे 5% का जीएसटी ले, रेमडेसिविर पे 12% का जीएसटी दे, एम्बुलेंस पे चार्ज करे 28% जीएसटी, ये सारा पैसा केंद्र सरकार की जेब में जाए। जब केंद्र सरकार घोषणा करे पिछले साल कि 20 लाख करोड़ का जुमला पैकेज हम दे रहे हैं मदद के लिए, इस साल 35,000 करोड़ को हेल्थ बजट का आवंटन हेल्थ इमरजेंसी के लिए किया जाए, उसके बाद भी देश में मुफ्त टीकाकरण तक न करवाया जा सके। देखिए, जब पूरी दुनिया में मैं क्षमा चाहता हूँ, हम मुद्दे पर क्यों नहीं रहते? देखिए, हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या राज्य सरकारों की, रागिनी जी प्लीज, रागिनी जी सरकार की जिम्मेदारी तो गिनानी पड़ेगी ना। बिल्कुल, आप जिम्मेदारी गिनाइए, लेकिन पहले ये तो बताइए, मुद्दे पर आइए। रागिनी जी, अभी बहस का मुद्दा यह है कि राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है कि नहीं। प्लीज रागिनी जी, केंद्र सरकार की रागिनी जी, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है आप कह रही हैं, लेकिन राज्य सरकारों की कितनी जिम्मेदारी है इसके बारे में तो आपको अपना वक्तव्य देना ही पड़ेगा। आप सुनने का धैर्य नहीं है। कांग्रेस के प्रवक्ता को आप लगातार टोके जा रहे हैं। मुझे 1 मिनट का वक्त तो दीजिए। आप क्या चाहते हैं, मैं हाँ या ना में आपके सारे सवाल का जवाब दूं? रागिनी जी, अगर मुद्दे पर रहेंगे तो हम बहुत सारी बातें कर पाएंगे, प्लीज बताइए। उन आंकड़ों को आज ऑक्सीजन के अप्रोप्रिएशन, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मैपिंग पर किसका अधिकार है?
केंद्र सरकार का अधिकार है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि ऑक्सीजन का ऑडिट होना चाहिए। सरकार डिस्ट्रीब्यूशन में फेल रही, एक नेशनल टास्क फोर्स बनाकर उसके अधीन ऑक्सीजन के डिस्ट्रीब्यूशन को सुप्रीम कोर्ट ने किया। तो ये किसकी गलती थी? राज्य सरकारों की गलती थी। मोदी जी आकर आज घोषणा कर रहे हैं कि 551 ऑक्सीजन प्लांट लगेंगे। डीआरडीओ कह रहा है कि ऑक्सीजन प्लांट लगेंगे 3 महीने बाद, और लैंसेट मैगजीन ये बता रही है जो दुनिया का नंबर 1 मेडिकल जर्नल है, आपने सारी बातें कही, लेकिन आप एक बात बिल्कुल भूल जाती हैं। जिस विषय पर राज्य सरकार का सबसे पहला अधिकार है, क्या राज्य सरकारें वो पूरा नहीं करेंगी? रागिनी जी, मैं इस बात को कैसे मान लूं? देश की जनता इस बात को कैसे मान ले कि किसी भी राज्य की कोई जिम्मेदारी नहीं है? अगर राज्यों की कोई जिम्मेदारी ही नहीं है तो फिर तो सब कुछ केंद्र सरकार के ऊपर छोड़ देना चाहिए। क्या मैं सही कह रहा हूं प्रेम शुक्ला जी? आज लाशों पर मुझे तो लगता है मैंने सबको बहुत शांति और संयम से सुना है जी। बहुत सारे मिथ्या प्रलाप को भी मैंने बहुत शांति और संयम से सुना है, इसलिए मुझे शांति और संयम से सुनेंगे ऐसा मुझे विश्वास है। पहली बात, जो महाराष्ट्र मॉडल बार बार कहा जा रहा है, मैं तो महाराष्ट्र से ही आता हूं। महाराष्ट्र में सबसे बुरा मॉडल है। कारण उसका ऐसा है कि 50 लाख मरीज आप 9 मार्च 2020 से लेकर 11 मई 2021 के बीच में सबसे अधिक कोरोना इन्फेक्टेड केसेस कहां है? तो महाराष्ट्र में। 76,000 मौतें कहां है? तो महाराष्ट्र में। आप वैक्सीनेशन को लेकर रागिनी नायक जी दावा कर रही थी कि बहुत जबरदस्त काम महाराष्ट्र में हुआ। साफ देखिए, वैक्सीन जो है, जहां पर ज्यादा मरीज थे वहां पर वैक्सीनेशन ज्यादा तेजी से करने की नीति थी और परफॉर्मेंस बेस्ड किया गया, और महाराष्ट्र को सबसे अधिक वैक्सीन उपलब्ध कराई गई। आबादी के आधार पर यदि वैक्सीन उपलब्ध कराई गई होती तो सर्वाधिक वैक्सीन उत्तर प्रदेश में दी गई होती। सर्वाधिक वैक्सीन केंद्र सरकार ने मुफ्त में पैसा नहीं दिया है, राज्य सरकार को दिया है। और राज्य सरकार उस वैक्सीनेशन में भी किस तरह गड़बड़ कर रही है कि वैक्सीनेशन के लिए बहुत सारे लोग कामा अस्पताल जैसे केंद्रों पर जाते हैं, वहां पर उनको वैक्सीन नहीं मिलती है और शाम में उनको सर्टिफिकेट आ जाता है कि आप वैक्सीनेट हो गए। आपकी स्थिति यह है कि फ्रंटलाइन वर्कर्स और डॉक्टरों को पहले चरण में जब वैक्सीन दिए जाने की बात हुई तो मुंबई ठाणे के महापौर को उनके पुत्र को पहले वैक्सीन दी जाने लगी। तो साहब, वैक्सीन में एक तरह का मुंबई में बड़ा घोटाला हो रहा है। उस घोटाले पर भी भारतीय जनता पार्टी के नेता देवेंद्र फडणवीस जी ने मुख्यमंत्री महोदय से कहा, कृपा करके वैक्सीनेशन में घोटाला तो मत करिए, इसको तो बेहतर ढंग से संचालित होने दीजिए। एक बात हुई। दूसरा मुद्दा जो बार बार उठाया जा रहा है कि मोदी जी ने तो कुछ किया ही नहीं। घनश्याम तिवारी जी कह रहे हैं, साहब, जनवरी महीने में जब कोरोना बहुत जो है कम संख्या में मरीजों की संख्या बहुत बेहतर कम थी, घनश्याम जी से घनश्याम जी से आपका सवाल जो है वो हम अगले लेंगे, लेकिन पहले जरा रागिनी जी से एक जवाब ले लें। पहले प्रेम शुक्ला जी, रागिनी जी से इसका जवाब ले लें। जिस महाराष्ट्र मॉडल को हम सब मानते हैं कि बड़ा अच्छा मॉडल है, प्रेम शुक्ला जी कह रहे हैं उसमें बहुत छेद है, और ये बात तो है, इसमें तो कोई शक नहीं कि केंद्र सरकार ने मदद तो की। वैक्सीन सबसे ज्यादा महाराष्ट्र को शुरुआत में दिए गए, इससे तो आप इनकार नहीं कर पाएंगे रागिनी जी। अजय जी, आश्चर्य मुझे इस बात पर हो रहा है कि आपने प्रेम शुक्ला जी को भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में बुलाकर केंद्र सरकार पर एक भी सवाल नहीं पूछा। वो जवाब उस प्रांत की तरफ से दे रहे हैं या उसके खिलाफ दे रहे हैं जहां पर उनकी सरकार ही नहीं है। इस बात का मुझे बड़ा आश्चर्य है और मुझे लगता है कि जनता के विवेक पर छोड़ देना चाहिए। हाँ, मैं आगे बढ़ती हूँ। देखिए, महाराष्ट्र की तारीफ मोदी जी ने स्वयं की, प्रेम शुक्ला जी नहीं करना चाहते ना करें, लेकिन महाराष्ट्र ने सबसे पहले और सबसे ज्यादा फ्रंटलाइन वर्कर्स। मैं बीच में नहीं बोली भाई साहब, थोड़ा संयम। हाँ, मैं बीच में नहीं बोली। तो देखिए कि सबसे पहले फ्रंटलाइन वर्कर्स को, हेल्थ वर्कर्स को और 1.5 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट कराने का पहला आंकड़ा महाराष्ट्र ने छुआ। हम सब ये बात मानते हैं कि महाराष्ट्र में परिस्थिति सबसे पहले खराब हुई, लेकिन खराब परिस्थिति को नियंत्रित कैसे किया जाता है ये महाराष्ट्र ने करके दिखाया, इसीलिए सब जगह से तारीफ हो रही है। और इसके ठीक विपरीत आज मोदी सरकार की पूरी दुनिया में जगहसाई हो रही है। जो सोने की चिड़िया देश को कहा जाता था, अब हेल ऑन अर्थ कह रहे हैं अंतरराष्ट्रीय अखबार, कह रहे हैं मोदी हैज लेड इंडिया में आ रही है। राहुल गांधी तो कह रहे थे कि ड्राइविंग सीट पे नहीं हूं मैं। बताइए कि नहीं, आप फिर बीच में बोल रहे हैं। अजय जी, आप मुझे भाषण दे रहे थे, आप खुद बीच में बोल। मैंने लैंसेट की बात की। लैंसेट ने तो ये लिखा है कि ये नेचुरल डिजास्टर है ही नहीं, ये मैन मेड डिजास्टर है। और आपके सवाल का जवाब भी वही मैगजीन दे रही है। कांग्रेस पार्टी को अगर आप नहीं सुनना चाहते मत सुनिए। वो कह रहे हैं कि लोकल गवर्नमेंट्स अपना काम कर रही हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अपनी आलोचना को दबाने के लिए मोदी सरकार ने जिस तरीके से लापरवाही की है, उसके कारण आज अजय आलोक जी, अब कांग्रेस पार्टी को लैंसेट का सहारा चाहिए ताकि वो अपनी बातों को प्रखरता से देश के सामने रख सके। अजय आलोक जी,
देखिए अजय जी, रागिनी जी भी कह रही है कि महाराष्ट्र को ताली मिल रही है, तो रागिनी जी बहुत खुश हो रही है। लेकिन रागिनी जी के लीडर राहुल गांधी ने 25 दिन पहले, ज्यादा दिन नहीं हुए रागिनी जी, याद है ना, टीवी पे स्टेटमेंट दिया था कि महाराष्ट्र में मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वी आर नॉट इन द ड्राइविंग फोर्स एंड ड्राइविंग सीट। शायद याद होगा आपको। उस वक्त क्या हो गया था? अजय जी, मुझे ये बता दीजिए ना कि आप बिहार के अलावा, मैं तो उस वक्त भी उद्धव जी को कहता था कि उद्धव जी को काम करने दीजिए क्योंकि महामारी है और हर मुख्यमंत्री अपना काम कर रहा है। अब एक मिनट, आपकी दिक्कत है, आपकी दिक्कत क्या है कि अब फिर अब आप ही बोल लीजिए। अब आप चिल्लाते रहने में कोई फायदा होगा ना, आपको कोई सुनेगा ना कोई हमको सुनेगा। अब ये चिल्लाते ही रहेंगे, दिक्कत ही है ना। और बेतिया में हाथ सुन लीजिए ना रागिनी जी, आप लोग राहुल गांधी का नाम सुनते ही आपके जले पे नमक क्यों लगता है, मुझे समझ में नहीं आता। मैं राहुल गांधी का नाम सुनकर इस देश की जनता सुन लीजिए ना, तो बता तो रहा हूँ। आज युवा कांग्रेस राहुल गांधी के, मैं राहुल गांधी का नाम ही बता रहा हूँ। उन्होंने कहा था कि आई एम नॉट इन द ड्राइविंग फोर्स इन महाराष्ट्र। सरकार है, मैं ड्राइवर की सीट पे नहीं बैठा हूँ, मेरी पार्टी नहीं बैठी है ड्राइवर की सीट पे। तो आज ताली क्यों ले रही है? ये क्रेडिट दीजिए उद्धव ठाकरे को। सवाल पूछने की हिम्मत आज इस चैनल पर उद्धव ठाकरे को ये क्रेडिट दीजिए ना। प्रदेश का जवाब देने की अपने सहयोगियों को क्रेडिट नहीं दे रहे हैं आप। प्रत्यक्ष प्रमाण है, प्रत्यक्ष प्रमाण है। कौन सी जवाब की हिम्मत नहीं है मेरी? आप सुनिएगा जवाब तब ना। वन ट्रैक ट्रैफिक बना के आप बोलते रहते हैं। रागिनी जी, आपने इतने रागिनी जी आपने इतने सवाल तो दाग दिए, कम से कम इतना धैर्य तो रखिए कि अजय आलोक जी की बातों को सुन सकें। अजय जी, अजय आलोक जी बिहार के बारे में बोले ना, मैं बिल्कुल जवाब देंगे। ऐसा नहीं है कि कोई बचेगा इसमें। बिहारी के बारे में तो बोल रहा हूँ, बिल्कुल। अजय आलोक जी सुन रही है। अजय आलोक जी, आप तो बिहार के बारे में भी नहीं सुन। अजय आलोक जी देश पर बोलेंगे। रागिनी जी, ऐसा क्यों है कि कोई भी व्यक्ति राहुल गांधी का नाम लेता है तो कांग्रेस के तमाम प्रवक्ता बहुत विफल पड़ते हैं? भाई, विपक्ष का काम है सवाल उठाना, सरकार का पक्ष से विपक्ष पर सवाल उठाना। आप लोग एक दूसरे पर सवाल उठाइए, लेकिन कृपा करके एक दूसरे को सुनिए तो सही। हमारे देश रागिनी जी, प्लीज सुनिए ना। अजय जी की बात सुनिए। अजय जी, देखिए अजय जी, मैंने बस ये कहा था कि अभी रागिनी जी ताली ले रही है महाराष्ट्र के नाम पे, तो ये सारी तालियां ठीक है मुख्यमंत्री और वहां के अधिकारियों और सारे स्वास्थ्य कर्मियों को जाती है। कोई शक नहीं, कंट्रोल किया महाराष्ट्र ने, बॉम्बे में केसेस कम हो रहे हैं, अच्छी बात है। जो भी गलती हुई, लकुना हुई, लेकिन इन्हीं के पार्टी के राहुल गांधी ने कहा था ना, आई एम नॉट इन ड्राइविंग फोर्स इन महाराष्ट्र, जब महाराष्ट्र में मौतें बहुत हो रही थी और सब सवाल उठा रहे थे। उस वक्त भी मैं ही था रागिनी जी, जिसने कहा था कि उद्धव ठाकरे जी को अपना काम करने दीजिए, कोई मुख्यमंत्री नहीं चाहता है कि उसके राज्य में मौत हो। आज भी मैं वही बात कह रहा हूँ, ये पैंडेमिक है, ये चीप टाइप की पॉलिटिक्स करने का समय नहीं है। जो आप लोग जो कांग्रेस पार्टी करते जा रही है लगातार। वैक्सीनेशन पे सबसे पहले आप लोगों ने विद्वेष फैलाया, वैक्सीनेशन पे आप लोगों ने कंफ्यूजन फैलाया। अखिलेश यादव ने कहा बीजेपी की वैक्सीन है, आज आप कहते हैं कि वैक्सीन नहीं है। अजीब हालत है। चित भी मेरी पट भी मेरी, पहले तो वैक्सीन नहीं लेंगे, लगवाएंगे नहीं जी, और जब वैक्सीन आ गई तो वैक्सीन की कमी हो रही है। बीजेपी की वैक्सीन नहीं लेंगे। आप लोग चाहते क्या है? आप लोग सोल्यूशन चाहते हैं या इसको कयास और करना चाहते हैं? नहीं, एक सेकंड रागिनी जी, सरकारें समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी का नाम भी अभी अजय जी ने लिया है। एक सेकंड नहीं, एक सेकंड जरा प्लीज रागिनी जी, 1 मिनट रुकिए तो सही। आपने प्लीज अपनी बातों को रखा, जरा मुझे घनश्याम जी को चर्चा में शामिल करने दीजिए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष के ऊपर भी आरोप अभी अजय जी ने लगाया। घनश्याम तिवारी जी, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने कहा तो था ही कि भाई पता नहीं इस वैक्सीन में क्या है और क्या नहीं है, लगाएं कि नहीं लगाएं। आज उसी वैक्सीन के लिए मारामारी हो रही है, तो क्या वो सही था या आज सही है? देखिए अजय जी, जब गंगा में यमुना में लाशें तैर रही हैं गाजीपुर से लेकर के बक्सर तक, और गांव-गांव लोग बीमार हैं, घर घर बीमार हैं, घर घर चिताएं जली हैं, तो लोगों को जो आपका कार्यक्रम देख रहे हैं उनको इसमें इंटरेस्ट नहीं है कि हमारे बीच बहस कौन जीत रहा है, कि मोदी जी कितने महान हैं और योगी आदित्यनाथ कितने महान हैं और नीतीश कुमार कितने महान हैं। उनको इस चीज में इंटरेस्ट है कि उनके गांव के पास में जो चिकित्सालय है, यहाँ पर जितने भी सरकार के से जुड़े हुए लोग बोल रहे हैं, क्या उनकी बातों से, प्रेम शुक्ला की बात से और अजय आलोक जी की बात से उनको पता चल रहा है कि उनके गांव के चिकित्सालय में दवाइयां उपलब्ध होंगी कि नहीं, एम्बुलेंस उपलब्ध होगी कि नहीं, अगर उनके परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसको दाह संस्कार के लिए व्यवस्था मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्या किसी माँ को ई रिक्शा में अपने बेटे को लेकर के घूमना पड़ेगा? प्रेम शुक्ला तो रोज बहस जीत सकते हैं, सालों से बहस जीत रहे हैं, मोदी जी को रोज महान बताया जाता है,
लेकिन आज भी हिम्मत नहीं है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश को बता सके। ये सवाल ये है, जब अखबार के फ्रंट पेज में छपा हुआ है। घनश्याम जी आपने मामले पर आपने जो सवाल उठाया उसका जवाब प्रेम शुक्ला जी को देना पड़ेगा और वो देंगे अभी, लेकिन पहले ये तो बताइए ना। नहीं प्लीज प्लीज नहीं घनश्याम जी देखिए, सवाल का जवाब सवाल नहीं होता घनश्याम जी। आजकल एक नई प्रथा है घनश्याम जी, जवाब सरकार को देना पड़ेगा। घनश्याम जी आजकल एक नई प्रथा है, सवाल का जवाब सवाल होता है। सवाल ये उठा कि अखिलेश यादव जी ने वैक्सीन पर यहाँ पर आकर के अजय आलोक और प्रेम शुक्ला। घनश्याम जी या तो आप बहस को सकारात्मक तरीके से लीजिए। हमने बात की, आपने जो सवाल उठाए उसका जवाब प्रेम शुक्ला जी देंगे, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूं। ये जवाब हम लेंगे प्रेम शुक्ला जी से, लेकिन कम से कम इस बात का जवाब तो दीजिए। अखिलेश यादव जी ने जब कहा था कि वैक्सीन पर भरोसा नहीं है, तो क्या वो उस वक्त सही थे या आज सही है जब आज कहते हैं कि वैक्सीन लगना चाहिए? इस देश में आपके रजत शर्मा जो आपके इस चैनल के मालिक हैं, उन्होंने इस देश में कितना भ्रम फैलाया? उन्होंने माफी मांगी क्या? माफ कीजिएगा घनश्याम जी, ये बड़ा ही अनुचित कमेंट है आपका, बहुत अनुचित कमेंट है आपका, और कृपा करके इसे वापस लीजिए। ये बहुत अनुचित कमेंट है आपका, कृपा करके इसे वापस लीजिए, ये बिल्कुल अनुचित है। इस तरह के कमेंट की कोई गुंजाइश एक सार्थक बहस में नहीं होती। मैंने आपके नेता के बारे में सवाल पूछा, आप एक राजनीतिक दल हैं, इसका जवाब देने की जिम्मेदारी आपकी बनती है। जवाब कौन देगा? रजत शर्मा ने कृपा करके आप अन्यथा अनर गलर कहकर इस बहस को डिरेल करने की कोशिश मत कीजिए। आप बिल्कुल इस बहस को डिरेल करना चाहते हैं क्योंकि आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि आपको मैंने पकड़ लिया वहां जहां आपको चोट लग रही है, आप तिलमिला रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी, मैं इनकी तिलमिलाहट इनके पास छोड़ता हूं क्योंकि मुझे बहस आगे बढ़ानी है। प्रेम शुक्ला जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं साहब, जो आज उत्तर प्रदेश में हो रहा है उसे लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है, क्या कर रही है उत्तर प्रदेश की सरकार? जी नहीं, विपक्ष का दायित्व है, विपक्ष को प्रश्न उठाने चाहिए, वो हमारा काम है, हमने जनता की सेवा करनी चाहिए। देखिए उत्तर प्रदेश में महामारी आई कैसे, इसको भी समझने की आवश्यकता है। महामारी मॉडल जिस मॉडल को लेकर बहुत इतराने का काम किया जा रहा है, मुंबई शहर से 34 लाख लोग जो है अप्रैल महीने में मुंबई शहर छोड़कर गए, जिसमें से 14 लाख लोग सिर्फ उत्तर प्रदेश आए, और उस समय मुंबई में पॉजिटिविटी रेट क्या थी? 20%। 14 लाख लोग आए, मतलब 2.8 लाख पॉजिटिव मरीज आपने उत्तर प्रदेश में डंप कर दिए। अब जब उत्तर प्रदेश में इस तरह से, पूर्वी उत्तर प्रदेश विशेष करके, क्योंकि मुंबई शहर में बड़े पैमाने पर प्रवासी जो है उत्तर प्रदेश के मुंबई शहर में रहते हैं, वो अप्रैल महीने में 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक का आंकड़ा है, 14 लाख लोग जो है वो मुंबई से, जब मुंबई जो है भयंकर संक्रमण के दौर में थी उस समय, और तब उसमें 20% से अधिक पॉजिटिविटी रेट थी। उसके कारण जब गांव-गांव में जो है कोरोना के मरीज पहुंच गए और वहां पर संक्रमण फैला, उस संक्रमण को रोकने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी अकेले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने कहा कि प्राइवेट अस्पतालों में भी अगर हमारे मरीज जाते हैं तो उनके इलाज की व्यवस्था और उसका खर्च वहन करने का दायित्व राज्य सरकार उठा रही है। राज्य सरकार वहां लगातार प्रेम शुक्ला जी हमारे ग्रामीण इलाकों अप्रवासी मजदूर अगर वापस लौटते हैं तो अपने घर ही लौटेंगे, वो कहीं और नहीं जाएंगे। जाहिर सी बात है इसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार को उठानी होगी। इसका जवाब हम आपसे लेंगे और साथ ही साथ हम रागिनी जी से भी इस बात का जवाब लेंगे, जो अभी आपने उठाया है सवाल उसका जवाब भी लेंगे। आप सब हमारे साथ कृपा कर बने रहें कि शहरों के बाद अब गाँव में किस तरह से कोरोना का विस्तार हो रहा है और क्या हम इसे फौरन रोक पाएंगे, इसी पर चर्चा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ मौजूद हैं, रागिनी नायक जी कांग्रेस हमारे साथ हैं, घनश्याम तिवारी जी समाजवादी पार्टी से और अजय आलोक जेडीयू से हमारे साथ मौजूद हैं। प्रेम शुक्ला जी, आपने कहा कि राज्य में बहुत सारे लोग अप्रवासी मजदूर हैं जो आ रहे हैं और उसकी वजह से आज उत्तर प्रदेश में कोरोना के संक्रमण गांव में बड़े पैमाने पर फैल रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है साहब कि राज्य में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तो होना चाहिए ना। आज ऐसा क्यों है कि गांव-गांव में इतने बड़े पैमाने पर मृत्यु की खबरें आ रही हैं? आंकड़े अगर मैं आपके सामने रखूं तो आप दहल जाएंगे। एक गांव से 20-20, 25-25 लोग पिछले 10 दिन में मारे गए। इससे ज्यादा दहलाने वाले आंकड़े कैसे सामने आ सकते हैं? अजय जी, आपने सही सवाल, इसलिए मैंने बताया आपको कि मुंबई शहर जहां सबसे अधिक संक्रमण अप्रैल महीने में था, वहां से 14 लाख लोग उत्तर प्रदेश में आए। 20% संक्रमण का रेट उस समय मुंबई शहर में एवरेज था, तो 2.8 लाख पेशेंट्स आपने जो है कोरोना पॉजिटिव पेशेंट जो संभावित हैं अपने पूर्वी उत्तर प्रदेश के गांव में भेज दिए। 2.8 लाख का मतलब होता है हर गांव में 2, 5, 10 पेशेंट पहुंचे, और जब 2, 5 पेशेंट पहुंचेंगे तो संक्रमण उसी, और वो डिटेक्टेड पेशेंट्स नहीं है,
वो अनडिटेक्टेड है, सब बहुत सारे एसिम्प्टोमेटिक है, तो स्वाभाविक तौर पर संक्रमण फैलेगा। अब संक्रमण फैलने के बाद उसको कंटेन करने की चुनौती है। अब उस कंटेन करने का हर प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी देखिए, प्लीज देखिए, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, बेहतर नहीं है। प्रेम शुक्ला जी, हम सिर्फ पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहे हैं। मैं बुलंदशहर का आंकड़ा आपके सामने रखा हूं, 45 दिनों में 28 मौतें हुई हैं। उसके बाद आप देखिए कई और गांव में 160 सैंपल टेस्ट हुए, 40 गांव में संक्रमण सिर्फ महाराष्ट्र से आया। क्या आप ये कह रहे हैं गांव में संक्रमण महाराष्ट्र आया और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी कौन है? आप ये बताइए कि वहां पर गांव में अस्पताल क्यों नहीं है? मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं और फैक्टफुल बात कर रहा हूं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो संक्रमण फैला है 2.8 लाख संक्रमित जो है वो मुंबई महाराष्ट्र भी नहीं, मुंबई शहर, अकेले मुंबई शहर से गए। शुक्ला जी, और जब मुंबई आगरा से भारतीय जनता पार्टी के आगरा क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पर अपना हृदय का उद्गार सामने रखा कि उनकी पत्नी का इलाज 3 घंटे तक नहीं हुआ जब तक कि उन्होंने अपने रसूख का इस्तेमाल नहीं किया। क्या 14 लाख लोग उत्तर प्रदेश आए कि नहीं आए मुंबई से? और क्या उसे मुंबई संक्रमण के शीर्षांक पे था कि नहीं था? और वो संक्रमित लोगों को गांव-गांव में पहुंचना क्या संक्रमण को फैलाने वाला कार्य था कि नहीं था? और संक्रमण फैलने के बाद क्या अचानक दिन भर में जो है, एक दिन 2 दिन में, सप्ताह भर में क्या गांव में अस्पताल बन सकती है? क्या ये संभव है? क्या इसकी तैयारी 1 साल से हमें करनी चाहिए थे ना प्रेम शुक्ला जी, यही तो बात है। साल भर से हमने क्यों नहीं तैयारी की? रागिनी जी, महाराष्ट्र से आए संक्रमण ने उत्तर प्रदेश को तहस नहस कर दिया। रागिनी नायक जी, रागिनी नायक जी, आप हैं हमारे साथ? आप हमारे साथ इस वक्त नहीं है, तो चलिए यही जवाब मैं घनश्याम जी से ले लूं। घनश्याम जी, महाराष्ट्र से आए संक्रमण की वजह से आज उत्तर प्रदेश की इतनी हालत खराब हुई है, वरना स्थिति बहुत नियंत्रण में थी, कम से कम प्रेम शुक्ला जी का ऐसा मानना है? आलोक जी, ये सरासर गैर जिम्मेदारी का सबसे बड़ा नमूना है। आप दिल्ली में संक्रमण के लिए किसानों को दोषी ठहराते हैं। पिछले साल आपने देश में संक्रमण के लिए तबलीगी जमात को दोषी ठहराया। बीजेपी, आदित्यनाथ और इस तरह के नेताओं की अपनी जिम्मेदारी को छोड़ करके दूसरों को ब्लेम करने का, आप मजदूरों को दोषी ठहरा रहे हैं जो कि आप रोजगार नहीं दे पाते, महाराष्ट्र में है, वहां पर रोजी कमाते हैं, आप उनको जिम्मेदारी दे रहे हैं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में कोरोना फैलाया। और मुख्यमंत्री स्वयं क्या कर रहे हैं? लखनऊ में कोरोना फैलाया। भारतीय जनता पार्टी के 4 विधायक जो है मृत्यु हो गई सेकेंड वेव में, उनको कोरोना किसने फैलाया? ये सिर्फ अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर थोप दीजिए, आंकड़े छुपा दीजिए। मुख्यमंत्री से कहलवा दीजिए कि सभी के पास बेड है, सभी के पास ऑक्सीजन है, सभी के पास दवाइयां हैं, जो अगर मदद मांगे उसके ऊपर FIR कर दीजिए, लोगों को जेल में ठूस दीजिए, जर्नलिस्ट को जेल में ठूस दीजिए। और उसके बाद जब आपसे सवाल पूछा जाए तो कहिए किसानों के चलते फैल रहा है, मजदूरों के चलते फैल रहा है, डॉक्टरों के चलते फैल रहा है, और आदित्यनाथ कंबल में मुंह छुपा के सोए रहे। नहीं, देखिए ऐसा है, जिम्मेदारी नहीं है ऐसा है घनश्याम जी, आजकल सवाल किसी से भी पूछिए लोग बहुत ही ज्यादा बिफर जाते हैं। आप भी अभी बिफर ही गए थे, मैंने अभी देखा ही है। लेकिन रागिनी जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अभी प्रेम शुक्ला जी कह रहे हैं कि महाराष्ट्र से बड़े पैमाने पर कोरोना संक्रमण के साथ, चलिए मुंबई से बड़े पैमाने पर लोग, मुंबई से 14 लाख गए, सिर्फ मुंबई से 14 लाख लोग गए, जिसकी वजह से पूर्वी उत्तर प्रदेश में स्थिति बहुत विकट हो गई है। रागिनी नायक जी, अरे प्रेम शुक्ला जी, एंकर को तो बोलने दीजिए, आप इतना ज्यादा क्यों बीच में बोल रहे हैं? आप देखिए, सबसे पहले तो करेक्ट कर रहा हूं। हाँ ठीक है, अब आपको आपका खूब समय मिल गया भाई साहब, दूसरे को भी बोलने दीजिए ना। जनता के सामने दोनों पक्ष जाने दीजिए, संवेदनशीलता से बहस करते हैं। देखिए, सबसे पहली जिम्मेदारी तो उत्तर प्रदेश सरकार की बनती है कि अपने प्रांत के लोगों को रोजगार दे। वो रोजगार नहीं दे पाते, इसीलिए वहां के लोग भटकते हुए दूसरे राज्यों में पहुंचते हैं, काम खोजते हैं अपना पेट पालने के लिए। जब आपदा या महामारी आती है तो आदमी कहाँ जाएगा? अपने घर की तरफ ही तो देखेगा। अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा के लिए कोई जाता है, कोई अपने घर परिवार को देखने के लिए जाता है, कोई अपनी जमीन देखने के लिए जाता है। वापस आ रहे हैं तो प्रेम शुक्ला जी कह रहे हैं कि ये डंप कर दिए। क्या उठाकर कहीं क्रेन से बसों में भर भर के डंप किए? अपनी मर्जी से उत्तर प्रदेश में आए। तो दूसरी जिम्मेदारी बनती थी उत्तर प्रदेश सरकार की कि स्वास्थ्य संबंधी उनको किसी तरीके की सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। तो उसमें क्या किया जाता है? अस्पतालों से कह दिया जाता है कि आप ये नहीं कह सकते हैं, मुंह में हम हलक में हाथ डालकर जबान खींच लेंगे अगर कह दिया कि ऑक्सीजन की कमी हो गई है।
एनएसए लगा देंगे, संपत्ति जब्त कर लेंगे। सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ता है और कहा जाता है कि अगर ऐसा किया जाएगा तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा। तो आप बोल नहीं सकते स्वास्थ्य सुविधा ना मिले मर जाए, मतलब मार भी देंगे और चीखने भी नहीं देंगे। ये उत्तर प्रदेश सरकार का रवैया था। और दूसरा रवैया ये था कि टेस्टिंग कम से कम कर दी जाए ताकि आंकड़े सामने ना आए। प्राइवेट टेस्टिंग लगभग बंद कर दी। रागिनी जी, मेरा एक सवाल है आपसे। एक दो चीजें बोल लेने दीजिए आलोक जी। नहीं, आपने बोला अभी, आपने बोला प्लीज मुझे एक सवाल आपसे पूछना है। बिहार के ऊपर एक मैं उनको 40 मिनट का भाषण दिला दीजिए जी। अच्छा अजय, रागिनी जी प्लीज मुझे एक सवाल आपसे पूछना है। इतनी अनुमति तो मुझे दीजिए कि इस शो के संचालन के समय में एक आध सवाल पूछ सकूं। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं, आपने जिम्मेदारी राज्य सरकार पर डाली उत्तर प्रदेश में, बिल्कुल सही है, उनकी जिम्मेदारी है, स्वास्थ्य पहुंचाना चाहिए। लेकिन महाराष्ट्र सरकार की भी तो जिम्मेदारी है कि जो लोग वहां काम करने पहुंचे हैं उनके पालन पोषण भरण पोषण के लिए भी वो इंतजाम करे। क्यों नहीं ऐसा इंतजाम किया गया? हमने पिछले साल भी देखा लोग बड़े पैमाने पर महाराष्ट्र से भागे क्योंकि खाने पीने का कोई इंतजाम नहीं था, कोई रहने का इंतजाम नहीं था। वही हाल इस बार फिर हुआ। क्या महाराष्ट्र सरकार को अपने यहाँ काम करने वाले लोगों की परवाह नहीं है? आप गलत बात बोल रहे हैं, आप गलत बात बोल रहे हैं। पिछले साल नेशनल लॉकडाउन लगा, मोदी जी आए, देश के नाम संदेश जो उनका एक बड़ा ट्रेडिशनल स्टाइल है, आए, भाषण दिया रात को 8 बजे और कहा नेशनल लॉकडाउन लग रहा है। बिना ये आश्वासन दिए कि जो व्यक्ति जहां है वहीं रहे, 2 वक्त का खाना देने की जिम्मेदारी हमारी है, किसी को पलायन करने की जरूरत नहीं है, ऐसा कोई आश्वासन केंद्र सरकार की तरफ से नहीं आया। इसलिए आजादी के बाद हमने सबसे बड़ा पलायन देखा। आप उसे छुपाने की कोशिश ना करें। पहली बात, महाराष्ट्र के ऊपर मैंने 3-4 बिंदु शुरुआत से बता दिए, लेकिन मैं बिहार पर 2-3 स्पष्ट बातें आपने सवाल को घुमा दिया बड़े अच्छे तरीके से, क्योंकि आपकी सुई हर समय मोदी जी पर अटकती है। मुझे बिहार पर बोल लेने दीजिए। अजय आलोक जी मुझे 30 सेकंड दे दीजिए बिहार पर। अच्छा चलिए, बोलिए प्लीज बोलिए। तो मैं जानना चाहती हूँ अजय आलोक जी से कि ऐसा क्यों हुआ कि बेतिया में तो हाथ गाड़ी ठेल कर लाशें उठाई जा रही और सारण से सांसद निधि जो राजीव प्रताप रूडी जी की थी उसमें से 40 एम्बुलेंस खरीद के भी धूल भाग रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है कि उत्तर प्रदेश और बिहार जहां दोनों पर भाजपा की सरकारें हैं वहां पर लाशों में राजनीति हो रही है, अनगिनत लाशें नदियों में बह रही हैं। ऐसा क्यों हो रहा है कि बक्सर में जहां आपने इतने सारे सवाल तो उठा दिए, अभी अजय आलोक जी का फोन हमसे कटा हुआ है, उनसे हम जवाब देंगे, लेकिन मुझे लगता है कि प्रेम शुक्ला जी इसका बखूबी जवाब दे सकते हैं क्योंकि बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों जगहों पर भारतीय जनता पार्टी की पूरी मौजूदगी है सरकार में। प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी जी नहीं, निश्चित तौर पर अगर बिहार में और जिस तरह से उत्तर प्रदेश और बिहार में गंगा जी और यमुना जी में लाशें मिली हैं वो अत्यंत दुखद है और सरकार को उस पर जो है ध्यान देकर इस तरह की चीजें ना होने पाए ये निश्चित करना चाहिए। देखिए पीछे मत बोलिए, पीछे मत बोलिए, ये क्या तरीका है कि सबके पीछे बोलेंगे? ये तरीका है क्या? नहीं, मैं भी अजय जी आप क्या एंकरिंग कराएंगे? एंकरिंग करा लीजिए, यही एंकरिंग कर लेंगे हम लोग, इनके सबका जवाब दे देंगे। सुन लीजिए, बहन जी जरा सुन लीजिए, आप पीछे बोले तो बहुत आप तो चिढ़ जा रही थी, अब मेरे बीच में आप बोलने जा रही है। ये आपका जो दोगलापन है आप कांग्रेसियों का, ये सबको दिखाई देता दोहरा मानदंड मोदी जी का है। हमारे सुबह में हम बोलेंगे, आपके सुबह में हम बोलेंगे, ये राहुल गांधी के माफिया सरकार के रागिनी जी आपने सवाल, रागिनी जी बहस की इतनी गरिमा तो रखिए कि सवाल उठाने के बाद जवाब सुनने का धैर्य होना चाहिए। क्या लेना देना है? चलिए आलोक जी से चाहिए प्लीज अभी प्रेम शुक्ला जी आपका जवाब दे रहे हैं, ब्रेक के बाद अजय आलोक जी भी आपके सवाल का जवाब देंगे, लेकिन पहले प्रेम शुक्ला जी की बात धैर्यपूर्वक सुन तो लीजिए। प्रेम शुक्ला जी मुझे ब्रेक पे जाना है, संक्षेप में। कहीं पर भी इस तरह की बातें होती है वो ठीक नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र की बात नहीं बता रही है जहां बीड़ जिले में एक एम्बुलेंस से 42 लाशें लादी गई, जहां पर नवाब मलिक जो उनके मंत्री उन्होंने कहा कि साहब अभी जो कब्रिस्तान में ताकि 2 लाशें पाट दी जाए। स्मशानों की आपकी जगह है, स्मशानों में जगह नहीं मिल रही है मुंबई में, स्मशान में जगह नहीं, कब्रिस्तान में जगह नहीं, अस्पताल में जगह नहीं। ये दुर्दशा और कह रहे हैं मॉडल है, ये मॉडल वालों की ये दशा है कि स्मशान में जगह नहीं, कब्रिस्तान में जगह नहीं कर रहे थे। चलिए, मुझे लगता है कि बहस का स्तर थोड़ा ज्यादा ही तेज हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। अजय आलोक जी अपने जवाब के साथ तैयार हैं। अजय जी, रागिनी जी ने आपसे और बिहार संबंधित कई सवाल अभी सामने आपके रखे हैं, मुझे उम्मीद है आप उसका पूरा जवाब देंगे। ऐसे दबे पांव अब कोरोना गांव-गांव पहुंच रहा है और क्या हम कोरोना का मुकाबला यहाँ कर सकते हैं? प्रेम शुक्ला जी, रागिनी नायक जी, घनश्याम तिवारी जी और अजय आलोक जी हमारे साथ मौजूद हैं।
अजय आलोक जी, ब्रेक से पहले रागिनी नायक जी बिहार की स्थिति पर कई सवाल खड़े कर रही थी। उनका कहना है कि आप स्थिति को वहां पर मेंटेन नहीं कर पा रहे, वहां पर तमाम तरह की चीजें अव्यवस्थित हैं, राज्य सरकार पूरी तरीके से विफल है। अजय आलोक जी, पता नहीं, रागिनी नायक जी कभी कभी ऐसी बातें करती हैं कि मुझे लगता है कि होमवर्क नहीं करती हैं ठीक से। अभी पूरे देश में बिहार ही अकेला ऐसा राज्य है जिसने पिछले 10 दिनों में संक्रमण दर 10% से 10.1% कर ली। हमारे यहाँ रोज दिन केसेस कम हो रहे हैं, मौत की संख्या में बिहार सबसे कम है, तब भी रागिनी जी को दिक्कत है। अभी पता नहीं क्या एम्बुलेंस बोल रही थी। टेस्टिंग ही नहीं तो आंकड़े थोड़ा चेक करके, टेस्टिंग भी है, रोज दिन हमारी 1 लाख से ऊपर हो रही है, ये भी पता है। 1 मिनट, अरे सुनिए रागिनी जी, सुन लिया कीजिए ना, बीच में सुन लिया कीजिए। पिछले 1 महीने से एक भी दिन 1 लाख से नीचे टेस्टिंग नहीं हुई। आज भी बात कर रहा हूँ, 1,04,000 की टेस्टिंग हुई है। हमारे टेस्टिंग में भी 65% RT-PCR होते हैं। क्या बात कर रही हैं आप? लगातार झूठ बोलना कांग्रेसियों का काम हो गया है क्या? जितने प्रवक्ता हैं सबका एक ही काम हो गया, झूठ बोलना। मतलब इंस्पायर होते हैं क्या एक दूसरे से? झूठ बोलने की ट्रेनिंग लेते हैं कि ज्यादा झूठ मैं बोलूंगा, ज्यादा झूठ मैं बोलूंगी। अच्छा रागिनी जी, अरे यार आप लोग झूठ बोलना बंद कीजिए ना। यहाँ मुझे दखल देकर आपको ये कहना पड़ेगा, इस बात की बिहार की तारीफ करनी पड़ेगी कि बिहार में लगातार टेस्टिंग के आंकड़े बढ़ रहे हैं और ये केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जारी किए गए आंकड़े बताते हैं। पूरे देश में टेस्टिंग के आंकड़े कम हो रहे हैं और बिहार में बढ़ रहे हैं। आप ऐसे कई राज्य हैं जहां बढ़ रहे हैं रागिनी जी, आंकड़े आप भी देखिए प्लीज, आप प्लीज आंकड़े देखिए। ऐसा नहीं है कि हम लोग सब अंधे हैं। बिहार में अजय जी प्लीज कैरी ऑन, अजय जी प्लीज कैरी ऑन। देखिए ऐसा है, देखिए एक बात मैं बता दूं आपको अजय जी, अंत बातों का लब्बो लुआब है कि ये विपक्ष में हैं, इनको मोदी जी से नफरत है, अपना करते रहे नफरत, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। हर राज्य के मुख्यमंत्री और केंद्र के प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री अपना काम कर रहे हैं और देश उसी नेता को याद रखेगा जो विपत्ति के समय धैर्यवान रहा, जिसने आलोचनाओं की परवाह नहीं की, जो अपना काम करते रहा, जिसने अपनी ऊर्जा इस्तेमाल की संसाधनों को बढ़ाने में, न कि किसी को क्रिटिसाइज करने में। कौवे लोग काव करते रहेंगे, देश अपनी गति पे लेगा, वही नेता बनेगा। ये इस तरह से टीवी पे बैठ के हम आप जितना भी चिल्ला लें, आज त्रासदी में देश है, विपत्ति में देश है, और इस विपत्ति को अपनी संपत्ति मान के जो अपना खेल खेल रहे हैं ना, उनका नाश होना तय है। आपने बहुत पति की बात कही कि आज एकजुट होकर मिलकर काम करने की बड़ी आवश्यकता है। घनश्याम तिवारी जी, क्या आपको नहीं लगता कि आज सिर्फ निंदा नहीं, सकारात्मक तरीके से साथ चलना आवश्यक है? देखिए, मैं आपके माध्यम से बिहार की सरकार और जो भी उत्तर प्रदेश की सरकार को कुछ सकारात्मक सुझाव देना चाहता हूँ। हमने प्रयास किया पार्लियामेंटेरियन प्रोमोटर्स एक प्लेटफॉर्म बना के, जिसमें अनेक पार्टी के सांसद हैं, कि आप प्लग एंड प्ले हॉस्पिटल्स बना सकते हैं, जिसे हॉस्पिटल इन अ बॉक्स कहा जाता है। उसमें आप एक जगह से सारी व्यवस्था करके किसी भी गांव में, किसी भी छोटे शहर में भेज सकते हैं। सरकारों को उस तरह की व्यवस्थाएं करनी पड़ेगी। जो तस्वीरें आप दिखा रहे थे कि लोग पेड़ के नीचे अस्पताल बने हुए, वो तस्वीरें नहीं हो सकती। दूसरी चीज की जगह जगह जनप्रतिनिधि है, केंद्र सरकार को अपने स्तर पर एक ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म का उपयोग करना चाहिए, जिसे हर किसी के पास जो भी इस लड़ाई में जुटा हुआ है उसके पास पर्याप्त ट्रेनिंग हो कि उस लड़ाई का हिस्सा बन सके। तीसरी चीज, जो स्वास्थ्य कर जुटे हुए हैं उसमें से जो लोग हताहत हो रहे हैं, उनको उनके लिए अलग से व्यवस्था की जानी चाहिए। चौथी चीज जो अगर की सरकार कर सकती है, मैं क्षमा चाहता हूं, मुझे आपको बीच में रोकना पड़ रहा वक्त की कमी की वजह से, लेकिन आपके सुझाव बड़े सकारात्मक हैं, बहुत पॉजिटिव हैं, इसी लाइन पर आगे बढ़ना चाहिए। रागिनी जी, आपका एक ऐसा मशवरा जिसकी वजह से हम मिलकर इस त्रासदी से लड़ सकें। रागिनी जी, देखिए, 3 सुझाव जो राहुल गांधी जी ने दिए थे, मैं उनको दोहराना चाहती हूँ। म्यूटेंट वायरस की जीनोम सीक्वेंसिंग होना बहुत जरूरी है ताकि हम वैक्सीन की एफिकेसी को जांच सकें। दूसरा, डेटा ट्रांसपेरेंसी, क्या हमारी मृत्यु दर है, कितने लोग संक्रमित हो रहे हैं, साफ गोई के साथ सरकार बताए। और तीसरा, अगर आप सच में गांव तक भी रोकना चाहते हैं तो मुफ्त सार्वजनिक टीकाकरण कराना जरूरी है, जिस तरह से पंचायत चुनाव उत्तर प्रदेश में हुए किसी और प्रांत में ना हो। बिल्कुल, ये 3 बड़े सुझाव कांग्रेस पार्टी की तरफ से। प्रेम शुक्ला जी, काटता है, ये याद रखिएगा। प्रेम शुक्ला जी, ये सुझाव आपको स्वीकार्य है? आप इस पर काम करेंगे? केंद्र सरकार इस पर विचार करेगी? देखिए, हर सकारात्मक सुझाव स्वीकार है और हर सकारात्मक सुझाव को लेकर आगे बढ़ने का काम केंद्र सरकार ने किया है। लेकिन कुछ लोगों से सकारात्मक सुझाव से अधिक छींटाकशी में जो चीन के एजेंट हैं, वो चाइनीज वायरस इस देश को ज्यादा से ज्यादा डैमेज करे, इसके लिए उनका भी तो कुछ दायित्व बनता है। उस दायित्व का निर्वाह भी कुछ चीनी दलाल कर रहे हैं। चलिए, हम एक बहुत ही सकारात्मक मोड़ पर इस बहस को यहाँ पर छोड़ रहे हैं।
जो मुझे लगता है कि एक बड़ी उपलब्धि है, खास करके जब बड़ी पार्टियों के तमाम प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हों। आप सबका बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इसमें कोई शक नहीं है कि इस महामारी से जूझने का सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता है कि पूरा देश एकजुट होकर आगे बढ़े। WHO ने क्यों की योगी सरकार की तारीफ, आपको बताएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।